हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ हम इम्पोर्टेंट इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारी सिविल सर्विस गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में भी इम्पोर्टेंट है और मेंस में भी इम्पोर्टेंट है। तो जो 2023 के जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक्स क्या आई है उस पर एक नज़र डालते हैं। पहला है आपका ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। ठीक है, इस ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में इंडिया की 146 में से 127 रैंक आई है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स क्या है? ग्लोबल जेंडर इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशू करता है। ये कहता है कि जेंडर गैप, जैसे मेल और फीमेल में हमारे यहाँ कितनी पार्शलिटी होती है उसको दिखाता है। तो हमारी 127 रैंक है, बहुत पीछे है। बेसिकली इस इंडेक्स को पैरामीटर होते हैं कि ये वुमेन की हेल्थ देखता है, एजुकेशन देखता है, इकोनॉमी देखता है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखता है। क्या देखता है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आप राजनीति में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो मुझे लग रहा था कि इंडेक्स सुधरेगा क्योंकि हमने 2023 में 33% रिजर्वेशन सीट रखी है कहाँ? लोकसभा में। मगर इस इंडेक्स ने उसको इंक्लूड क्यों नहीं करा है? क्योंकि जो हमने 33% रिजर्व सीट रखी थी वो कब लागू हो रही है? 2031 में लागू हो रही है। ठीक है ना? तो इस चुनाव में तो लागू ही नहीं हो रही, 28 के में भी नहीं हो रही। कब लागू हो रही? 31 के चुनाव में लागू हो रही। इसलिए जेंडर गैप रिपोर्ट ने उस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को कैलकुलेट नहीं करा और उसी वजह से इंडिया की रैंक बहुत ही नीचे आई है। बेसिकली इतनी रैंक नीचे आई है कि हम हमारी सारे नेबर कंट्री से पीछे हैं, बस एक्सेप्ट पाकिस्तान को छोड़ के। भूटान भी हमसे आगे है इसमें, बांग्लादेश भी आगे है, श्रीलंका भी आगे है, बस पाकिस्तान पीछे और इंडिया की कंडीशन बहुत बिलो है। इसमें ये दिखा है कि हमारे अंदर जेंडर इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई इस इंडेक्स को देखना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट बॉडी देती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। इसलिए इस पर आप ज़्यादा फोकस करना। ये आपका सोसाइटी और इकोनॉमिकल में वुमेन का पार्टिसिपेशन में भी इसकी डेटाबेस लग सकता है। दूसरा आता है ग्लोबल 100 इंडेक्स। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत हमारी मीडिया तो उसको कवर भी नहीं करती है। बेसिकली बहुत बवाल में है कि इतना हंगर इंडेक्स इंडिया में कैसे फैलता है। 125 में से 111वीं कंट्री है, 111 कंट्री इंडिया में। ठीक है ना, जो रैंक में आती है हंगर इंडेक्स में। तो बहुत सारे लोग ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि क्या गवर्नमेंट चम्मच लेके लोगों को खाना खिलाने लग जाए? इतना फ्री में गेहूं बांटा तो जा रहा है, इतनी फ्री में राइस बांटी तो जा रही है, तो भी अगर हंगर इंडेक्स बढ़ रहा है तो उसमें गवर्नमेंट की गलती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि गवर्नमेंट की ही गलती है कि गवर्नमेंट जो फ्री में बांट रही है ओनली क्या बांट रही है? कार्बोहाइड्रेट बांट रही है। क्या बांट रही है? कार्बोहाइड्रेट। एक बॉडी को कार्बोहाइड्रेट के सिवा प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब की नीड होती है। तो हमारी गवर्नमेंट ओनली किस पे फोकस कर रही है? कार्बोहाइड्रेट पे। जो भी आपकी योजनाएं चल रही है उनमें बस कार्बोहाइड्रेट। जैसे इस हंगर इंडेक्स को मिटाने के लिए सबसे पहले यूपीए गवर्नमेंट ने मिड डे मील चालू करा था। मिड डे मील में एक दिन का खाना आपको स्कूल में मिलता था, तो उसी वजह से ये हंगर इंडेक्स कम हो रहा था। मगर उसके बाद भी ये हंगर इंडेक्स इतना बढ़ रहा है। तो एक और बात बताता हूँ, गवर्नमेंट ने फूड राइट टू फूड वाला जो एक्ट था, ठीक है, 2013 में पास हुआ था, ठीक है, वो अभी तक लागू नहीं किया है। उस पर यह कहा था कि वो उस पर यह बोला था कि आपको 70% अर्बन रूरल पॉपुलेशन, 50% अर्बन पॉपुलेशन को फ्री में फूड अवेलेबल किया जाएगा। तो वो जो एक्ट पास हुआ वो अभी तक लागू नहीं किया है, इसलिए कंटिन्यूस हमारा इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। हालत ये हो गई है कि आप अगर देखेंगे तो इंडिया इज द वर्ल्ड हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग। इस पे 3-4 चीजों से नापा जाता है इंडेक्स को। एक होता है अंडर न्यूट्रिश, क्या माल न्यूट्रिशन में हो। दूसरा आ जाता है वेस्टिंग। वेस्टिंग मतलब आपकी एज के हिसाब से वेट कितना है। और एक होता है स्टैंडिंग, मतलब आपकी हाइट के हिसाब से वेट कितना है आपका, या आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट कितनी है। तो उसमें जो चाइल्ड वेस्टिंग पैरामीटर है उसमें इंडिया, ठीक है, सबसे कम परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, इसी वजह से हमें कितने पॉइंट मिले? 18.7% रिफ्लेक्ट करा। इसको एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन में आता है। मतलब एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है कि इतना है कि वो बस जीवन जी नहीं रहा है। एक्यूट माल न्यूट्रिशन इसको कहते हैं कि जीवन जी रहा है और पूरी डिसीजों से घिरा हुआ है। इस ग्लोबल 100 इंडेक्स का बढ़ने का कारण से डर ये रहता है, इससे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ता है। ठीक है, और दूसरा चाइल्डों को कौन से डिसीज से भी घिराया जाता है। बेसिकली कौन सी डिसीज? टीबी, ठीक है, कोलेरा, ये सब माल न्यूट्रिशन के कारण हो रही है। तो ये बहुत ही हमारी हेल्थ का इम्पैक्ट है और इस इंडेक्स से हम हमारी हेल्थ को बता सकते हैं, क्योंकि अगर ये इंडेक्स अगर डाउन होता है तो उसमें आने वाली फ्यूचर तो बीमार होगी हो। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना ग्लोबल 100 इंडेक्स में, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को देखना, इसको क्या खत्म करने के लिए करा है। मगर मेरे हिसाब से अभी तक गवर्नमेंट फेलियर है। ठीक है, एशिया में इतनी सारे में सबसे नीचे है, एशिया की कंट्री में हमसे आगे बांग्लादेश, भूटान, ये सब पहले से आगे हैं। हम कभी की यूएसए और इनसे तो कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी से कंपेयर कर रहे हैं।
तीसरा इंडेक्स आता है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आपको पता ही है, हम बताते हैं हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारा फोर्थ पिलर क्या है, मीडिया। अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करना है तो आपको प्रेस को फ्रीडम देनी पड़ेगी, और आपकी प्रेस अगर अच्छे से काम करेगी तो आपकी डेमोक्रेसी अच्छी चलेगी। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी कितनी 180 में से 161 नंबर आया इंडिया का। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, नहीं फ्रीडम ऑफ प्रेस है, मगर आजकल हमारे बड़े बड़े मीडिया हाउस में कैपिटलिस्ट, जैसे आपने देखा अडानी ने एनडीटीवी के शेयर्स ले लिए, अभी एशियन न्यूज सिस्टम के भी अडानी ने ले लिए। तो क्या हो रहा है, आजकल कैपिटलिस्ट अपना बोला वाला किस पे क्रिएट करा रहे हैं, मीडिया पे, और मीडिया फ्री नहीं है, मीडिया क्या हो गया, बायस। इसलिए वर्ल्ड में प्रेस इंडेक्स में हमारी रैंक दिन पे दिन गिरती जा रही है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो हमारी भूटान ने दिया था वर्ल्ड को, उसको कहते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। भूटान का कहने का मतलब है कि आपके पास पैसा है, सब कुछ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुखी हो। भूटान का अलग ही लेवल है, और ये इंडेक्स बहुत ही अच्छा इंडेक्स है। मैं इसको प्रेफरेंस देता हूँ कि हमेशा मटेरियलिस्टिक लाइफ को ही हम हैप्पीनेस नहीं मानते। तो इन्हें लाइफ में कहा था कि इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, लोगों का रहने का व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें इन्वायरमेंट एंगल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। कौन से एंगल को? इन्वायरमेंट एंगल। मगर इस इंडेक्स में भी इंडिया, अब ये तो भूटान ने दिया ना, ये तो वेस्टर्न इंडिया ने नहीं दिया है, वेस्टर्न वर्ल्ड ने नहीं दिया है। तो याद देखो 136 में से कितना नंबर है, 126। अब हैप्पीनेस में भी देखोगे केवल अफगानी एशियन कंट्री में हम अफगानिस्तान को छोड़ के, अफगानिस्तान ही पीछे, बाकी सबसे हम पीछे हैप्पीनेस में भी। क्यों? कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं हमारे यहाँ, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हद से ज्यादा हो रहा है। दिल्ली में आप देखिए फॉरेस्ट को क्लियर करा जा रहा है, हसदोद छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट है आज भी कट हो रहा है, और लोग उसके लिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो हमारे अंदर हैप्पीनेस नहीं है, डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है, इकोनॉमिकल स्ट्रगल इतना हो रहा है कि उससे हमारी हैप्पीनेस दिन पे दिन खत्म आ रही है, और सोसाइटी के अंदर टेंशन हो रहा है। कम्युनल टेंशन तो सोसाइटी के अंदर बना हुआ है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हमारा रैंक सबसे लो आई है 2023 में। तो आप तीन अपने जितने भी इंडेक्स पढ़े हैं इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। इन्हीं परफॉर्मेंस में हम के बेस में हम गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी अपना रही है। दूसरा आता है ग्लोबल वायबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल वायबिलिटी इंडेक्स ये होता है, ये 172 सिटियों को के ऊपर फोकस करता है, और उसमें से हमारे ग्लोबल वायबिलिटी इंडेक्स में किसको फोकस करा है, दिल्ली में, कि एक अर्बन सिटी में रहने के लिए कितना लायबल है, कितना आसान है। तो हमें पता लगा कि 172 में 141 कंट्री आई है, हमारी सिटी आई है। तो हमारी अर्बन जो शहर है वो भी एक स्वास्थ्य रहने के हिसाब से ठीक नहीं है। तो दिल्ली को तो लेंगे तो बेसिकली दिल्ली को इन्हें काउंट करा तो दिक्कत तो आएगी कैपिटल को, क्योंकि दिल्ली में तो मेजर प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा वहाँ इन्वायरमेंट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा चल गई है, कॉस्टिंग ऑफ रेट भी बहुत हाई हो गया। तो इन्हें दिल्ली को लिया है, तो एक पर्टिकुलर सिटी को लिया है, तो वो पर्टिकुलर सिटी हमारा तो अर्बन में सबसे कम परफॉर्मेंस कर रही है। तो ये मैं थोड़ा सोचता हूँ कि एक सिटी को लेके इतना पूरे इंडिया अर्बनाइजेशन को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसने एक ही सिटी का सर्वे किया है, बाकी तो पूरा है। फिर आता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है कि आपका पासपोर्ट इतना कितना पावरफुल है जिसमें हम वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। समझ में आया? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये बोलता है कि आपका पासपोर्ट इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको कोई भी कंट्री वीजा फ्री एंट्री प्रोवाइड कर सके। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान का है, जो बहुत सारी मेजर कंट्रीज को वीजा फ्री कर रही है। तो इसका मतलब होता है वीजा फ्री एंट्री है तो आपके बाहरी देशों से कितने अच्छे रिलेशन है, और आपका जो माइग्रेशन है कितना स्मूथ है। तो उसमें भी इंडिया की 83 रैंक है, अच्छी रैंक है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। फिर एक और इंडेक्स आता है जो मेरे को टेंशन देने वाला आने लगा है, वो आ गया है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। कौन सा? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। अब इलेक्शन में आपको पता है डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्शन कमीशन। तो इसके लिए भी वर्ल्ड में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स लाया है कि एक स्पष्ट चुनाव कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं, उसके भी इंडेक्स दिया जाएगा। तो उसमें भी इंडिया की रैंक अब कम आ गई है, 108 आई है, 202 में से भी कम है। मेरे हिसाब से इसकी रैंक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा इलेक्शन कमीशन वर्ल्ड क्लास इलेक्शन कमीशन है, जो हर तरह के चुनाव कराता है और इतना बड़ा लोकतंत्र को मेंटेन करता है। मगर आजकल इसके इंडेक्स में कम आने का कारण ये है कि जो ईवीएम में डाउट आए हैं उसको इलेक्शन कमीशन क्लियर नहीं कर पा रहा है। जो पहले बैलेट पेपर पे वोटिंग होती थी तो वो ट्रांसपेरेंट मैनर पे होती थी, अब ईवीएम जब से आ गया तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो चुकी है, इसलिए ये रैंकिंग डाउन है। बेसिकली
जापान, साउथ कोरिया, जितने भी यूएसए, जितने भी आपके मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी में है, वो आज भी बैलेट पेपर से कराते हैं। क्यों? बैलेट पेपर से ट्रांसपेरेंसी बहुत क्रिएट होती, और जब से हमने ईवीएम पे चालू करा है तो उसमें से ट्रांसपेरेंसी खत्म हो चुकी है। बहुत सारे डाउट्स आने लग गए हैं कि हैकिंग हो जाता है या पहले से ही उसके अंदर सॉफ्टवेयर में एडमिट किया जाता है, तो वो उसकी वजह से हमारा इंडेक्स डाउन हुआ है। ये थे हमारे आज के 2023 के इंडेक्स, जिसमें इंडिया के परफॉर्मेंस के बारे में अपन ने डिस्कस कर किया है।